Hello, Namaste. Welcome to my channel Soul Talk with Roshni once again with new episode number 10. And today we have a guest, Dr. Alka Kaur. अब अलका जी के बारे में मैं क्या कहूँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी हम आज इनसे जानेंगे वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस लेके आने वाला है। अलका जी डॉक्टर हैं, BDS, MDS, खूबसूरत मुस्कुराहटों का ध्यान रखते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे NGO से जुड़ी हुई हैं, साथ ही में खुद की NGO भी रन कर रहे हैं, अलका कौर फाउंडेशन। इसके अलावा ये MSME में कार्यरत है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इतनी सारी इनकी काबिलियत है, इतने सारे हुनर हैं और साथ ही में ये दूसरों को भी उन हुनर को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। वेलकम टू माय शो अलका जी, नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले मैं आप ही से ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर बनने में लोगों के पसीने आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपने सबसे खूबसूरत वर्टिकल चुना डेंटिस्ट बनने का। तो सबकी कहते हैं ना कि कोई कितना भी खूबसूरत है, अगर उसकी मुस्कुराहट खूबसूरत है तो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो वहाँ से कैसे आपको ये ख्याल आया कि आप सोशल सर्विस में भी आ जाएं, एंटरप्रेन्योर भी बन जाएं, होटेलियर भी बन जाएं, कैसे? डेंटिस्ट्री के साथ में ही थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती थी कि मैं सोशल जो शोज़ हैं उनमें काफ़ी एक्टिविटी जाती रहती थी। और धीरे धीरे मुझे पता नहीं चला, जब ये सोशल इनिशिएटिव्स में कोई गेस्ट इनवाइट करते थे तो फिर वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और लगभग 10 साल से मैं काफ़ी सारी संस्थानों से जुड़ी हुई थी और खुद का काम मैं 4-5 साल से लगातार कर रही थी, लेकिन फाउंडेशन मैंने अभी बिल्ड किया है और अब 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए काम करते हैं। तो और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी वहीं डेंटिस्ट्री से शुरू हुई कि हम दोनों डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ, और छोटे छोटे से कुछ वेंचर्स करते करते और यहाँ तक आ गए। वहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हो गई और फिर एक्सपीरियंस, आप जब लोगों से मिलते हो, आप काफ़ी सारे मैंने काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, काफ़ी सारे प्रोग्राम सेशंस अटेंड किए, वहाँ से सब चीज़ स्क्रैच से सीखी है। नहीं, लेकिन अगेन दिस इज वेरी वेरी टफ टू टेक टाइम आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल फॉर दिस सोशल वर्क। लाइक इंसान सबसे पहले अपना काम करता है, तो आपने काम भी बहुत टफ चुना है। डॉक्टर होना आसान बात नहीं है, आपके अपने पेशेंट्स हैं। अगर हम इन जनरल देखते हैं तो डॉक्टर्स को समय नहीं होता, उस समय से भी आपने चुरा कर, आप मैरिड हैं, आपकी एक फैमिली लाइफ है, आप एंटरप्रेन्योर हैं। चलिए ठीक है, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हो जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट थॉट थिंग मेड यू थिंक दैट यस somebody else also needs me, ये औरतें मुझे पुकार रही हैं, मुझे इनका भी उत्थान करना है। तो जैसे 25 इयर्स मैंने नॉन स्टॉप प्रैक्टिस की और उसके बाद छोटे वाले बेटे की जब स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें दूसरे बच्चों को जाके भी पढ़ाना चाहिए। जब मैं स्लम्स के बच्चों के बीच में गई, उनको पढ़ाने गई, तो पता चला कि कहीं ना कहीं उनकी मदर्स भी पढ़ना चाह रही थी, वो भी साथ आना चाह रही थी। फिर मुझे लगातार काफ़ी सारे लोग अप्रोच करने लग गए कि मैम आप ये सब कर रहे हो तो हमारे पास भी कुछ स्लम्स की लेडीज़ हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, काम सीखना चाहती हैं। धीरे धीरे वो अपने आप ही ऐसी चीज़ें होती चली गई कि लोगों के बीच में अपने आप ही पॉपुलर हो गई और लोग कई बार तो मुझसे ऑफिस में भी मिलने आ जाते थे कि हमारे लिए कुछ करो, हमें आगे बढ़ाओ। तो काफ़ी सारे कालबेलिया समाज की, जैसे पीछे ही बस्ती है, तो कालबेलिया समाज वाले तो लगभग मेरे पास हमेशा आते, सपेरा समाज और कालबेलिया समाज के। और फिर धीरे धीरे घुमंतु का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 12 जाति हैं, तो उसकी मैं अभी जयपुर महानगर महिला प्रमुख हूँ। उनको भी फिर मेरे पास से देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि महिलाओं के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, शायद ये जीवन भी कम पड़ जाए। जैसे कहने को वो जयपुर में है, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो गांव से भी ज़्यादा गई बीती है। तो आप किस तरीके से उन्हें हेल्प कर रही हैं? मतलब जैसे आप उन्हें स्किल सिखा रही हैं या पढ़ाई सिखा रही हैं? किसी को भी आपको सपोर्ट करना है तो उसको फाइनेंशियली साउंड करना ज़रूरी है। एक बार वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, फिर वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ को कर लेते हैं। तो कैसे? आपने जैसे मुझे बताया था कि आप
बहुत सारे ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें उनको सिखवा रही हैं, तो वो कैसे कहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं आप, कौन ऑर्गेनाइज करता है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स होता है, कौन मतलब ये एमएसएमई से स्किल इंडिया से एसोसिएटेड है क्या, किस तरीके से? दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक है गवर्नमेंट के साथ में जिसमें हम इनके स्वयं सहायता समूह बनवाते हैं। पहले इनको ढूंढते हैं, पहले इनसे पूछते हैं कि आपको काम करना है, कर रहे हो, करना चाहते हो। तो उसमें आपको काफी सारी महिलाएं मिलेंगी जो ऑलरेडी कर रही है, क्योंकि ये इनका खानदानी हुनर है। और काफी सारी ऐसी हैं जो उनको देख के करना चाहती हैं, और काफी सारी ऐसी हैं जो सीखना चाहती हैं। तो तीन अलग अलग कैटेगरी होती है। तो हम पहले इनको उस तरह से बांट के फिर इनका डेटा कलेक्ट करके इनके चॉइस के अकॉर्डिंग किसको क्या करना है, इसमें तो बच्चियां भी होती हैं। किस तरीके के आपके पास अभी मेरे कोर्सेस पास हैं? पपेट मेकिंग वाले हैं, बंधनवार वाले हैं, दोहर बनाती हैं, ज्वेलरी बनाती हैं, हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं, अच्छा। बास्केट्स, झाड़ू, जिनके बिना एक बेसिक हाँ। घर चल भी नहीं सकता। हाँ। उसके अलावा ये लोग टॉयज बनाते हैं। ओके। तो जो आपके इम्पोर्टेड टॉयज आ रहे हैं, चाइनीज टॉयज आ रहे हैं, उसके बजाय आप इनके हाथ के बनाए हुए टॉयज यूज करिए। एक आपको ट्रेडिशनल फील भी आएगी, और वो एक राजस्थान की फील भी आएगी। प्लस आप ये देखेंगे कि इनके बनाए हुए हस्त निर्मित उत्पाद जो है ऑलरेडी विदेशों में जा रहे हैं, और बहुत सालों से जा रहे हैं, पर इन्हें नहीं पता कि हम जो बना रहे हैं वो विदेश में जाके बिक रहा है। इन्हें तो वही जो फिक्स एक 50 रुपए 100 रुपए, इससे ऊपर कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इनको ऑर्गेनाइज कर दें, इनको काम अच्छे से सिखा दें, इनको एक जगह इकट्ठा कर ले, तो हो सकता है ये इससे अच्छा काम कर पाए, ज़्यादा अच्छा सीख पाए, और इनको सही पैसा इनके पास जाना चाहिए था वो पैसा इनको मिल जाए, और इनकी लाइफस्टाइल सुधर जाए, जिसमें इनकी बेसिक एमिनिटीज़ हो गई, वॉशरूम्स हो गए, हेल्थ का हो गया। वैसे तो सरकार ने अभी काफ़ी सारी सुविधाएं दी हैं इनको, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सर पे एक पक्की छत होना, एक वॉशरूम होना, और थोड़ा सा बैंक बैलेंस होना, जिससे ये फिर अपने फैसले खुद ले सकें। इनको डिसीजन मेकिंग के लिए इतना होना जरूरी है, तब ये आगे बढ़ पाएंगे। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके इसके साथ? हमारे 800 महिलाएं। 800? कमाल है। ओके। तो ये जो चीजें बनाते हैं, इन प्रोडक्ट्स को आप कहाँ पोर्ट्रे करते हैं? इनके जो प्रोडक्ट्स हैं अभी तो यही बना रहे हैं। इनको जितनी समझ है, जो रॉ मटेरियल, जो इनका पैटर्न चल रहा है बरसों से, वो लाल कपड़ा लगाएंगे घोड़े पे तो वो लाल ही लगाएंगे, वो उस पे गोटे की राखी लगाएंगे तो वो वही लगाएंगे। उनको अब हमने कुछ यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स को हम एनहेंस कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर वो लाल कपड़ा नहीं हो के कुछ और चीज हो, वो गोटा नहीं हो, कुछ ऐसा सूदिंग सा हो, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च की थी अभी पिछले 3-4 महीने, तो मुझे पता चला कि इन्हीं से सामान बनवा के, जैसे मैं आपको पहले भी कह रही हूँ, विदेशों में भेजा जाता है, और यूके वगैरह में इन्हीं टॉयज की कीमत आप देखिए जस्ट 5 टाइम्स 10 टाइम्स है। लेकिन हम जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो ये इनके फिक्स रहता है कि 50 रुपए 100 रुपए, इससे ऊपर इनको मेहनताना नहीं मिलता। तो हम इनके प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग पे काम करके उसको वैल्यू एडिशन करा के उसको मार्केट रेडी कराना, ये एक छोटे-छोटे तो ये अभी आप किस तरीके से कर रहे हैं, और मतलब कौन से मार्केट में आप इन्हें लेकर जा रहे हैं? अभी तक तो जो मैंने 2-3 की थी वो सरकारी एग्जीबिशंस की थी। अच्छा। उसका पेमेंट मैं करती हूँ और ये डिस्प्ले करते हैं। कोई भी अंडर प्रिविलेज महिला एक तरीके से मंच प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इनके पास ना तो इतना पैसा है कि ये आएंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक चार्जेस होते हैं, वहाँ 2-3 दिन आप रुकते हो, ऐसे इनको रोज के 500-600 रुपए घर चलाने के लिए चाहिए। तो अभी तक तो हमने जो किया था उसमें इस तरह से किया था। अब जब हम इनको देख रहे हैं कि इनकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो इनके प्रोडक्ट्स जो है सारे सरकारी ऑफिस में भेजने की हमारी आगे की योजना है। उसके साथ साथ में इनके प्रोडक्ट्स कैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पे पहुंचाए जा सके, जिससे कि मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हो। सो अलका जी, एक ये बहुत पुरानी कहावत है कि कभी कभी कुछ ना मिलना भी आपकी बेहतरी के लिए होता है। सो 25 साल आपने प्रैक्टिस की, आपने कहा, और 25 साल के बाद में आप इस सोशल कॉज में उतरी हैं, तो आपकी तब से ही धारणा थी कि मैं ऐसा करूं, या तब आप ओके थी कि हाँ आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस, और उसके बाद आपके अंदर ये कहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि इवेंट्स में गए और वहां से ये जागृत हुई इच्छा? देखिए, पहले जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो भी हमारी जो प्रैक्टिस थी वो मास प्रैक्टिस थी, वॉल्यूम में थी, और ज्यादातर ऐसे ही लोग होते थे जिनको सच में उस समय सरकारी योजना इतनी थी भी नहीं अस्पतालों की इलाज के लिए। तो सर और मैं जब ट्रीटमेंट करते थे तो हमारी योजना यही होती थी कि ठीक है, इनके लिए एक कंसल्टेशन फीस बड़ी मिनिमम रखी जाए। मेरे फादर इन लॉ ने तो 20 रुपये ही रखी, 200 पेशेंट रोज का आउटडोर था।
अच्छा। हाँ, तो हम लोगों ने उसको बढ़ा के 50 रखी कि भाई इनका भला होना चाहिए, क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये पे कर पाए। और उस समय तो सिर्फ ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि इतना ही टाइम होता है कि आप पेशेंट निपटाने होते हैं आपको, आप ज्यादा इनसे डील नहीं कर सकते हो, इनके मन की नहीं पूछ सकते हो। लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट जो था वो ये था कि मेरे फादर इन लॉ ने कम से कम 500 डिलीवरीज इन परिवारों की निःशुल्क कराई थी, सास ससुर ने। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि ये कुछ पे नहीं कर सकते। जब ये एक जगह से दूसरी, हाँ, अच्छा। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस समय अगर इनको जैसे प्रेगनेंसी का पेन आता है, डिलीवरी का, तो ये वहीं आसपास कहीं रुक जाते हैं, पूछ लेते हैं किसी से आसपास कोई डॉक्टर है क्या। तो मम्मी जी साड़ियाँ देती थी और बोरे बिछा के और इनकी डिलीवरी करा के और इनको रेस्ट करने के लिए दे दिया जाता था, और 3 दिन बाद ये निकल जाते थे वहीं से। ये मुझे उनके बारे में मालूम था। मुझे ये भी मालूम था कि मेरे पापा और मेरे ससुर जी कुछ कुछ बच्चों की फीस स्पॉन्सर्स करते हैं, जिसका हमें नहीं पता था। हमें तब पता चला जब हमने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, प्रैक्टिस में आ गए, तो कभी बातों बातों में बात निकली, अदरवाइज इतने सालों में उन्होंने कभी नहीं बताया। हाँ, फिर उसके बाद में मैं जब भी रेड लाइट पे रुकती थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि इनका कुछ भला हो जाए। ये बच्चे इतने छोटे बच्चे हैं, हम तो हमारे बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, ये नंगे पाँव घूम रहे हैं, इनको गाड़ियों का डर नहीं है, इनको चोट लग जाए, माएँ धूप में लेके घूम रही हैं बच्चों को। तो मुझे लगा कि छोटे छोटे से इनिशिएटिव्स हों, छोटी सी एक मदद, क्या पता इनके जीवन में कोई चेंज लेकर आ जाए। तो तब से बराबर इनके लिए कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, निःशुल्क करते रहते हैं। वो आपके दायरे में रह के था जो आप कर रहे थे एज एन डॉक्टर, कि एज एन डॉक्टर में अपनी सर्विसेज दे रही, बट अभी आप जो कर रहे हैं वो एकदम डिफरेंट है। तो वो चीज उस वक्त से थी कि कुछ और भी करना है, या वो अभी डेवलप हुई है? वो धीरे धीरे वो इतना कहते हैं ना पाइलअप हो गया। पहले छोटा था, वो छोटा होता होता कब बड़ा हो गया वो पता ही नहीं चला। हाँ, तो अब कोई मुझे ये कहता है कि यहाँ आना है, इनको देखना है। जैसे मेरे पास रैंडम कॉल्स भी आते हैं। अभी बीच में आया था, किसी ने स्कूल डाल दिया मुहाना मंडी में और लेबर्स के बच्चे हैं। अब कोई 4 टी-शर्ट दे जाता है, कोई 10 दे जाता है, तो बच्चों की ड्रेसेस भी ऐसी हैं, कोई फर्नीचर डोनेट कर जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम बच्चों की 3-in-1 कॉपी किताब दे दीजिए और स्टेशनरी भेज दीजिए। तो ये क्या मल्टीपल टाइम्स अगर ये शिफ्ट भी हो जाते हैं तो ये अपने साथ ले जाएंगे, इनके काम आ जाएगा। तो ऐसे करके मुझे नहीं पता वो वर्ड कहाँ से स्प्रेड हुआ, लेकिन अब जो मेरे पास कॉल आते हैं वो इस तरह से आते हैं। तो कोशिश तो मेरी ये रहती है कि हम पेरेंट्स को स्वावलंबी बनाए, माँ को बनाए। माँ अगर समझ जाएगी कि आप सोचिए कि अगर एक माँ है, उसको पता है कि बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, थोड़े से पैसे कैसे कमाने हैं और हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, तो उसका बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो हेल्दी होगा, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा और वो अपने माँ की स्ट्रगल और चैलेंजेस से, जो माँ ने एक छोटा सा व्यापार खड़ा किया उसको बड़ा कर देगा। तो वो जो ये भीख मांगने की वृत्ति है या सड़कों पे घूमना, अननेसेसरी लोगों के आगे गिड़गिड़ाना, वो सारा शायद खत्म हो जाएगा। आप डेंटिस्ट हैं। आजकल अगर हम बात करें ब्यूटी पेजेंट्स की, वैसे तो हर जगह स्माइल इज प्लेइंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट रोल, बट स्पेशली ब्यूटी पेजेंट्स की, तो वहाँ पे डेंटिस्ट को आजकल ग्रूमिंग के लिए भेजा जाता है और इम्पॉर्टेंस ऑफ स्माइल समझाई जाती है कि हाउ यू कैन बी सो कॉन्फिडेंट ऑन रैम्प व्हेन यू हैव अ परफेक्ट स्माइल। उसके लिए कुछ चीज़ें भी, ट्रीटमेंट्स भी हो गए हैं। और आजकल इसमें बहुत मतलब ऑब्वियसली जब आप एक ब्यूटी पेजेंट की बात करें तो उसमें ग्लैमर ज़्यादा है, उसमें पैसा ज़्यादा है, रिकग्नाइजेशन, फेम ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करें? मैं इस इंडस्ट्री से निकल चुकी हूँ। हमने जब शुरुआत की थी होटल इंडस्ट्री में तो ब्यूटी पेजेंट से ही की थी, ग्लैमर के साथ ही की थी। और मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। ज़्यादातर जो बच्चियाँ पार्टिसिपेट करती हैं उनको फाइनेंशियल बहुत लिबर्टी नहीं होती है, या तो वो खुद का अर्न कर रही होती हैं या फिर बहुत मिनिमम अमाउंट उनके पास होता है। डेंटिस्ट को बुलाया जाता है ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि डेंटिस्ट्री अब सिर्फ दांतों तक नहीं रह गई, वो आपकी ओवरऑल ब्यूटी जो है, जैसे जिसमें हमने फेस का भी सारा ले लिया है, जिसमें फेशियल्स हो गए, परमानेंट मेकअप्स हो गए, हेयर ग्राफ्टिंग हो गई, तो बहुत सारी चीजें आ गई अब डेंटिस्ट्री के अंदर। डेंटिस्ट्री अब वाइड हो गए। तो उसकी तरफ मुझे इसलिए भी अट्रैक्शन नहीं हुआ क्योंकि जो भी इन ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो उनकी हुक एंड क्रुक थोड़ी सी स्माइल अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, और अदरवाइज अगर आप उनको ट्रीटमेंट भी बताते हैं तो रेयर होता है कि वो कन्विंस हो पाते हैं। तो इसलिए मुझे ये फील्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता नहीं है। काफी सारे डेंटिस्ट इसमें उतर भी गए हैं, प्रमोशंस भी करते हैं, एड्स भी करते हैं, खुद भी सेलिब्रिटी डेंटिस्ट बताते हैं अपने आप को। ये टर्म बहुत आजकल हाँ, सेलिब्रिटी डेंटिस्ट के अंदर अपन जब बात करते हैं तो एक डॉक्टर संदेश मायकर हैं जो मेरे मेंटोर रहे हुए हैं। वो ओरल एंड कम्युनिटी डेंटिस्ट्री से रहे, वो सर्जिकल ब्रांच से नहीं रहे। और आपके जो भी हुज हो बॉलीवुड हॉलीवुड के अंदर है, उन सब का मेकओवर कर चुके हैं, स्माइल मेकओवर, एंड इज वेरी ग्राउंडेड और बहुत सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि
आप ब्यूटी पेजेंट से या उससे, इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास क्लाइंटेल किस तरह का आ रहा है। अगर आपको पसंद है कि आप ज्यादा सोशलाइज करना चाहते हो तो आप इन ब्यूटी पेजेंट्स में चले जाओ और वहाँ जज बन के और फिर उनको जज कर लो और फिर उनको आप एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस दे सकते हो। कॉस्मेटोलॉजिस्ट काफी जाते हैं आजकल। तो एक्चुअली ब्यूटी तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड ही है एस्थेटिक से, एंड वास्ट है, जैसे परमानेंट हेयर रिमूवल्स हो गए, बहुत सी चीज हो गई, ग्लास स्किन हो गई, तो खूब सारी चीज़ हो गई। पर मुझे सच अट्रैक्शन हुआ नहीं, क्योंकि मुझे रियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा फेक के पीछे। ओके, सो सबसे पहले हाउ यू मैनेज योर पर्सनल बिलोंगिंग्स, योर होम, योर किड्स। ऑब्वियसली बच्चों की पढ़ाई हो गई, बट किड्स आर देयर, किड्स आर ऑलवेज किड्स, दे आर नेवर ग्रोन अप, एंड हस्बैंड इज ऑल्सो अनदर किड, सो हाउ यू मैनेज योर house things, then your clinic. Are you still practicing? No, now I'm practicing by appointment only. अगर कोई VVIP होता है जैसे कि आप ही को दिखाना है तो एक बात अलग होती है, अदरवाइज आई ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि मेरा एक जो एथिक है वो ये है कि पेशेंट चक्कर नहीं लगाएगा। ये रीजन है, करने को तो मैं अभी भी कर दूँ। मेरा बहुत ही अच्छा मतलब आर्टिस्टिक हैंड रहा, मतलब टच वुड, इसको सेल्फ ब्रैगिंग नहीं बोलेंगे। मेरा पैशन था डेंटिस्ट्री, मेरा पैशन है अभी भी इनफैक्ट। और मतलब BDS और MDS दोनों मैंने गोल्ड मेडलिस्ट उससे करा। हाँ, तो ये मेरा पैशन है, तो ये तो मेरे खून से जा भी नहीं सकता। आप अभी भी कहोगे तो मैं कितने एक्सट्रैक्शंस और कितने ही प्रोसीजर्स कर सकती हूँ इमीडिएटली। बट ऐसा तो नहीं हुआ कभी किसी से घूमना चला जिसका दांत निकाल? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और लकीली काफी अच्छी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी रही है, और बहुत इजी गोइंग मैंने पेशेंट्स का काम किया है। माय पेशेंट्स आर ऑलवेज हैप्पी, मतलब बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अभी आप फुल टाइम सोशल वर्क में? नो, नॉट फुल टाइम। मैं काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हेड कर रही हूँ, तो मुझे उसको भी देखना होता है जो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड होती है। उसके अलावा बच्चों के बीच में भी बहुत जाती हूँ, यूथ के बीच में भी जाती हूँ, स्टार्टअप्स वगैरह का भी होता है। पूरा बैलेंस्ड है, मतलब कोई भी दिन खाली नहीं रहता है, और जो समय खाली होता है वो फिर अपने काम में इन्वेस्ट कर देती हूँ। आप जब ऑलरेडी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, तो व्हाई देन अगेन पर्सनलाइज्ड अलका गौर फाउंडेशन? पर्सनलाइज इसलिए कि उन सबको मैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लघु उद्योग भारती से हूँ तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं पूरा टाइम देती हूँ। जब भी इनकी एग्जीबिशन, जब हमारी एग्जीबिशंस वगैरह होती है वहाँ देती हूँ, कहीं जाना होता है जाती भी हूँ। फिर कमिंग बैक टू FIO के अंदर जैसे हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं तो आई गो देयर। इन बिटवीन कभी वर्चुअल मीटिंग्स होती है वो भी कर लेती हूँ। उसके अलावा जैसे CII की मेडिकल हेल्थ पैनलिस्ट हूँ लास्ट 2 ईयर से, तो हमारी एक एनुअल मीटिंग होती है, दैट आई अटेंड दैट एनुअल मीटिंग। तो इन सबको करने के बाद में भी मुझे ऐसा लगता है यू हैव सरप्लस ऑफ टाइम। तो उसमें हाँ, उसमें फिर थोड़ा सा I must say you are a very good time manager. हाँ, जैसे आप डे प्लान की कर रहे थे तो वो मेरा एक दिन पहले ही हो जाता है, एक वीक पहले ही सारे प्रोग्राम्स प्लान हो जाते हैं, कैलेंडर बन जाता है। कई बार कियोस्क भी हो जाता है, फिर ओवरलैप भी हो जाते हैं इवेंट्स पर, ठीक है, हम मैनेज कर लेते हैं। और डे मेरा एक दिन पहले ही पूरा प्लान हो जाता है कि मुझे आज के दिन क्या क्या करना है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत इजी रहता है। मैं मतलब शुरू से सॉर्टेड हूँ इन चीज़ों में कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो मेरा प्लानिंग मंथली, वीकली, फोर्टनाइट सारा रेडी रहता है। और स्पेशली जब मुझे पता है कि मुझे जैसे अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना है या मैंने किसी से कोई कमिटमेंट कर दिया मीटिंग के लिए या कुछ भी, तो ऑल सेट। हाँ। रही बात बच्चों की, मतलब बड़े वाले बेटे जो है MBA कर रहे हैं और हमारे साथ ही, छोटे वाले BTech में 3rd ईयर में है, तो बच्चों की तरफ से मैं इतना रखती हूँ कि मॉर्निंग उनको ब्रेकफास्ट अपने हाथ से करा के, इवनिंग डिनर हम साथ कर लें। और अगर नहीं मैनेज हो पाता तो जहाँ भी जैसे पार्टी में जा रहे हैं तो आई मेक श्योर कि हम चारों साथ जाते हैं फिर, क्योंकि वही एक मेरा लगता है मुझे पर्सनल टाइम है। बच्चों मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत स्पेशल है जिसमें मुझे मेरे बच्चों से दूर होना पड़े या फैमिली से दूर होना पड़े। कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा होता है कि ओनली फॉर फीमेल्स है, तो वहाँ तो कोई चॉइस नहीं है इसलिए। और हस्बैंड की तरफ से भी आई एम सॉर्टेड, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हमारे डिस्कशंस भी होते हैं। मॉर्निंग न्यूज़पेपर चाय भी हम साथ में लेते हैं, तभी हम हमारा डे प्लान कर लेते हैं। और कुछ भी काम होता है एक कॉल पे ही होते हैं, साथ में लंच करते हैं और पूरा डे प्लान रहता है, तो कोई हेडेक होता नहीं। मतलब ही इज अ सपोर्ट सिस्टम, आई एम अ सपोर्ट सिस्टम टू हिम। तो हम लोगों को चारों को कभी ऐसे फेस करना नहीं पड़ा। इनफैक्ट इफ आई ट्रेवल तो तीनों के कॉल्स आते रहते हैं, कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हो, कुछ चाहिए तो नहीं। तो जितना मैं उनको दे रही हूँ उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है। Okay. So vice versa, it's all balanced. It's all balanced. और कई बार नहीं भी होता है तो आपको करना होता है, because you have no choice. आपको बाहर जाना है, आपको अपने काम संभालने, तो आपको अपना बैकएंड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। उसके लिए there's no excuses. अलका जी, अभी मैं आपसे जो पूछने वाली हूँ, I mean, जब
आप इन महिलाओं के लिए काम कर रही हैं और जिस बैकग्राउंड से वो आती हैं वो बहुत ही बिलो बेसिक लेवल के बैकग्राउंड से, तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या इसके अलावा भी जो आपने अभी बोला कि बेसिक आपने उनको ये बता दिया कि बैंक अकाउंट खुल जाता है, आपको हेल्थ का ध्यान कैसे रखना चाहिए, इसके अलावा भी कोई फैक्टर है जो उनमें और अभी उभरना बाकी है? हाँ है, उनके जो मेल्स हैं उनकी 40 तक ही होती है मैक्सिमम लाइफ, कोई रेयर होता है थोड़े बढ़ जाते हैं, रीज़न कि वो क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं तो बहुत ड्रिंक करते हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है। तो यहाँ पे महिलाओं को समझने की ज़रूरत है कि अगर हस्बैंड इन सब चीज़ों में या बच्चे जा रहे हैं इन सब चीज़ों में, उनको कैसे कन्विंस करना है, कैसे समझाना है। कई बार ऐसे होता है कि आप चीज़ों को सेटल कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए एटलीस्ट। इनको हेल्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन साथ के साथ में ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें इनको बहुत अर्ली एज से छोटे छोटे अपोजिशंस करने पड़ेंगे, जिससे कि जैसे अभी ड्रग्स का खूब चलता है इनके अंदर, सूखा नशा जो होता है उसका बहुत चलता है, फिर हस्बैंड्स जो इनके नशा करते हैं वो सारा मारना पीटना, डोमेस्टिक वायलेंस, और ये उसको इसलिए झेल लेती है कि इनके पास कोई सेकंड चॉइस नहीं होती है, तो ये उसको इसलिए झेल लेती है। तो इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा एक मेंटल वेलनेस की ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ों को टैकल करना आना चाहिए और कन्विंस करना आना चाहिए कि कोशिश करें कि आप इन सब का हिंसा का शिकार नहीं हो और अपना काम करते रहें। तो क्योंकि जब घर में पैसा आता है तो काफ़ी चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। हो सकता है उनके हस्बैंड नहीं कमा रहे तो उसका फ्रस्ट्रेशन होता है, या वाइफ नहीं कमा रही है तो हस्बैंड दारू पी के डोमिनेट करने की कोशिश करते होंगे। तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक ठीक सा घर हो, बच्चे पढ़ रहे हों और सर पे एक पक्का मकान हो तो चीज़ों को काफ़ी समझ जाती है। हाँ, मैं ये अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि कभी कभी कुछ नहीं होता वो भले के लिए होता है। तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ रही है, कोई फेलियर रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया और नहीं हो पाया समहाउ एनी रीज़न, और लेटर ऑन आपको लगा अच्छा ही हुआ नहीं हुआ? बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। मेडिकल करना चाहती थी, गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, पर बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं थी, लेकिन उसमें नहीं हुआ तो डेंटिस्ट्री में हुआ। शायद मैं मेडिकल में होती तो इतना मुझे पहचान नहीं मिलती जितना मैंने डेंटिस्ट्री में काम किया। मैंने जब प्रैक्टिस की तो जो मेरे पीयर ग्रुप में है जो यूएस चली गई थी, यूके चले गए थे, यूए चले गए थे, मुझे बाद में पता चला, मतलब मैं तो प्रैक्टिस करे ही जा रही थी एक नशे की तरह, और फिर मुझे बाद में पता चला कि वो लोग तो होम मेकर्स बन गए। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि वो अपनी कंट्री से दूर थे और वहाँ पे, और कुछ एक उसमें से सक्सेसफुल भी हुई हैं, सेटल भी हुई हैं, तो एक ये था। उसके अलावा जैसे अगर मेरी शादी शायद जयपुर में होती तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती जहाँ हूँ, क्योंकि मैं इतने कंफर्ट जोन में होती। तो शादी जहाँ हुई थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी और मेरा हमेशा ड्रीम ये था कि हाईली एम्बिशियस हूँ, तो धीरे धीरे मैंने वेट एंड वॉच किया और यहाँ तक पहुंची। और अगर मैं जयपुर में होती और जयपुर में मेरी शादी होती तो मैं इतना सोचती नहीं, मैं भी वही कंफर्ट जोन में रहती और एंजॉय करती। तो आपकी शादी कहाँ? नागौर ना। और होटेलियर बनने का कैसे? ये तो वो कहते हैं ना कि वो आप एकदम सीधे रास्ते चल रहे हो, ऊपर से कुछ आ रहा है, तो ऐसे कई इंसिडेंट्स ऐसे आए जो आपको नहीं समझ में आते, लेकिन शायद भगवान ने आपकी बकेट लिस्ट में डाल रखे हैं कि ये होगा ही होगा, आप चाहो या ना चाहो, आप उसको चाहे खुश होके लो चाहे आप परेशान होके लो। तो ऐसे कईयों इंसिडेंट्स हुए लाइफ में जिसमें जो आप चाह रहे हो वो नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा, मेरी एक फेवरेट लाइन होती है जो मैं खुद के लिए और बच्चों के लिए यूज करती हूँ, और वो यही है कि अगर ये नहीं हुआ इसका मतलब द पर्पस इज बिग, तो बी रेडी फॉर दैट। तो इसलिए मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, और भगवान की दया से आप स्वस्थ हो, आप खुश हो, भगवान का आशीर्वाद है, दाल रोटी खा रहे हो, और क्या चाहिए लाइफ में। 20 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो अलका गौर के बुक्स में सक्सेस की डेफिनेशन क्या थी, और आज प्रेजेंट डेट में अलका गौर की सक्सेस डेफिनेशन क्या है? मेरी मेंटोर रही है वसुंधरा राजे सिंधिया। मैंने अगर आंख उठा के कभी किसी को देखा है तो वह है वसुंधरा राजे सिंधिया। फिर आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो रोल मॉडल्स अपन कहते हैं। जयपुर में बात करें तो अर्चना सुराना, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू सी हर, और जब मैं उनको अर्चना को बात करते हुए देखती थी ना, तो मेरा हमेशा, मतलब दो आई वाज प्रैक्टिसिंग, पता नहीं, तो मैं तब से जानती हूँ जब उनका बापू नगर में। हाँ, आई हैव सीन दैट। तो मैं जब भी उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे उस लेवल पे जाना है। और जब वसुंधरा जी, शी वर्कड हार्ड,
शी इज द ओनली लेडी जिसका यूएस में वो जो रेड स्क्वायर है वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा था, शी इज ओनली लेडी फ्रॉम राजस्थान। तो उसके अलावा मैंने फिर निर्मला सीतारमन हो गए, वसुंधरा राजे सिंधिया हो गए, दिया कुमारी हो गए, तो सुषमा स्वराज हो गए, इतनी सारी लेडीज हैं। आप अपने आसपास देखते हो ना, तो हमेशा लगता था कि नहीं कुछ नहीं किया, आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा नाम है, तो भी लगता था कि कुछ नहीं है। मतलब मुझे वो चैप्टर मेरा उस समय 0 था, जबकि मैं 24/7 ऑक्यूपाइड रहती थी पेशेंट के साथ में, बच्चों के साथ में, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं पूरी दुनिया घूम रही हूँ, मैं पूरे इंडिया में घूम रही हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना कि अभी भी कुछ बाकी है। लेकिन सक्सेस ऑलवेज आस्क यू फॉर अ सेक्रीफाइस। तो आज जब आप यहाँ हो तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ी है। आपकी पब्लिक लाइफ कम हो जाती है, आपके जो आपको घूमना फिरना था, रहने के बाद भी पब्लिक लाइफ कम हो जाती है, घूमना फिरना कम हो जाता है, आपको सोच समझ के डिसीजंस लेने होते हैं, सोच समझ के सबसे बातें करनी होती है, तो बहुत सारे सेक्रीफाइस भी मांगती है। ऐसा नहीं है पहले जो गॉसिप्स चलती थी कि कोई सामने से रिश्तेदार का दोस्त का फोन आ गया और वो घंटे भर बातें कर रहे हैं, नाउ आई कैन नॉट अफोर्ड। मैं ये कहती कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप काम बता दो, और उनको भी पता है कि इतना ही होता है, तो वो सीधे काम बोलते हैं कि आप ये काम करा दो। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है 20 साल पहले में और अभी में। बट देन यू फील पावरफुल, you feel powerful, और be transformed। हाँ, और जहाँ पे आज आप खड़े हो, ये जैसे मेरा सपना था, ऐसे पता नहीं आज मैं जहाँ खड़ी हूँ पता नहीं कितने लोगों का सपना है, तो ये चीज मुझे बहुत तसल्ली देती है। Last question, if one person have only 10,000 rupees और आज पूरा AI डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो वो एक छोटी शुरुआत कैसे करें, स्पेशली लेडीज व्हेन आई एम टॉकिंग, तो वो छोटे एंटरप्रेन्योर्स एक कम अमाउंट के साथ में कैसे शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी में एक लंबी रेस की, और स्पेशली महिलाएं ऐसा क्या करें कि वो अपनी ज़िंदगी में कदम पे कदम चलती चली जाए। देखिए इसमें 2 किस्से हैं, या तो गांव की है महिला या शहर की है। अगर वो शहर की है तो 10,000 रुपए से काफी कुछ कर सकती है, क्योंकि वो क्रेडिट पे सामान लेके अपने घर से एक कोने से शुरुआत कर सकती है। डिजिटल का जमाना है, वहीं से फोटो वीडियोस अपलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट करके। हम जब गांव की बात करते हैं तो वो 10,000 में तब भी बहुत अच्छा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी का परचूनी की दुकान है, ठीक है, और अगर मेरे पास है 10,000 रुपए, तो मैं आपसे एक टाई अप कर लूँ कि मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, आपको मुझे सामान देना है, लेकिन एक जो प्राइस हम आपस में एक नेगोशिएट करके रखें कि इस प्राइस पे आप मुझे दोगे, नहीं तो कोई मुनाफा ही नहीं होगा। उसके बाद में वो आसपास की जो महिलाएं, क्योंकि आज भी गांव में इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, घूंघट है बहुओं का, बेटियों का, तो खूब सारा डेटा आपके पास इकट्ठा हो सकता है। आप सबके कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बनाइए और आप डेली अपडेट डालिए कि आपकी दुकान में क्या है, आपकी डिजिटल दुकान में क्या क्या सामान है। सब्जियां हैं, नहाने धोने का सामान, साबुन है, सर्फ है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, व्हाटएवर, जो भी हम छोटे छोटे सामान जो एक परचूनी की दुकान पे मिलता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि जिससे आपका टाई अप है उसके यहाँ ये सारा सामान अवेलेबल है, और आप डेली अपडेट करिए। आप कुछ ऑफर्स भी चला सकते हैं कि इन 3 का सेट लेते हो आप, साबुन, टूथपेस्ट और ब्रश का, तो ये एक आपका अमाउंट है ना। तो शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। बट जिस बैकग्राउंड में आप काम कर रही हो वहाँ डिजिटलाइजेशन नहीं, अभी मोबाइल सब जगह पहुंच गया है। अच्छा। और फिर भी अगर वो नहीं कर पा रही है तो आपको एक मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ। सीकर के आगे एक गांव है, वहां पे एक लेडी ने एक्सपेरिमेंट किया और 3 तरह की, मतलब अनार में कुछ इश्यूज थे, अनार की वैरायटी के अंदर, उसका कोई हैंड होल्डिंग करने वाला नहीं था, कोई हस्बैंड को एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने कुछ 2-3 चीजें ऐसी डाली मिट्टी के अंदर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैंने उस पर स्टडी भी की थी, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी ऐसी महिलाओं को जिनको मैं अवार्ड देना चाह रही थी, जिन्होंने बिना किसी सहायता के एक्सीलेंट किए। तो उसने एक ऐसी स्पीसीज डेवलप की अनार की जिसका दिल्ली में सम्मान हुआ था, जिसके लिए उनका। अच्छा। हाँ, तो ऐसी खूब सारी महिलाएं जिन्होंने ऐसे नवाचार किए जिनके आप सोच भी नहीं सकते, और जहाँ पे पूंजी उनकी कभी आड़े नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम गाँव की बात कर रहे हैं, अगर मोबाइल भी नहीं है भाई आपके आसपास, हम क्योंकि राजस्थान में रहते हैं, कैरसांगरी उगता है या कोई भी सब्जी उगती है, आप उसको सुखा दीजिए छोटे टुकड़े करके। काचरा हो गया, काचे के छिलके उतारे, सुखाया, चद्दर पे सुखाना ही तो है। मटर हो गई, ग्वारफली हो गई, जो हमारे यहाँ सब्जियां आती है, आप उनको सबको सुखा लीजिए, सुखा के उनके छोटे छोटे पैकेट्स बना दीजिए। अपने आसपास के लोगों को ऑफ सीजन में देना शुरू करिए, एक बार टेस्ट तो करें, देखें तो सही। उनका चूरन बना के, हम जैसे काचरे का चूरन बना के दे दिया, ऐसे करके छोटी छोटी आसपास की 2-4 दुकानें जो भी उनकी विजिनिटी में, वहां दे भी
कि भाई कभी ऑफ सीजन है और उनको चटनी बनानी है, कुछ भी बनाना है मिर्च के साथ में, आप इसको यूज कर सकते हो। नवाचार कुछ भी हो सकता है, नहीं है आपके पास मोबाइल लेकिन आसपास औरतें रह रही हैं, आप उनके ब्लाउज स्टिच कर दो, आप उनके लहंगे बना दो, ओढ़ने में गोटा लगा दो, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। या आप किसी के यहाँ पे दूध ज्यादा हो रहा है लेकिन उसको बेचना नहीं आता, या उसका जो स्टेटस है वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है, आप ले लीजिए उनसे और छोटी छोटी बोतलों में आसपास वालों को बेच कर आ जाइए। नवाचार बहुत हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है सोचने की कि हमें करना है या नहीं करना। पहले तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, फिर अपने आप को ये समझाना है कि मुझे करना है या नहीं करना। करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना तो क्यों। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ब्रेन प्रोग्रामिंग। ऑफ कोर्स तो ये भी आप मिशन चला रही हैं कि ब्रेन प्रोग्रामिंग सेट की जाए, वायरिंग सेट की जाए। नहीं, तो आई मेक श्योर कि मेरे आसपास जो भी मुझसे जुड़ा है और कहीं से भी मुझे ये समझ में आता है कि दिस इज द कॉज, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको उसका दूसरा पहलू दिखाऊं, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे भी किसी ने दिखाया था। दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। इफ वी जस्ट टर्न ऑन अराउंड और टिल्ट आवर परसेप्शन, थिंग्स गेट चेंज। सेम थिंग बट इट गेट चेंज। तो वही है कि आधा गिलास से पानी का किसी के लिए वो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। अगर मैं पूछूं आने वाले 5 साल के लिए आपके क्या प्लान है, क्या करना चाहती हैं, या कोई विश लिस्ट बाकी है कि वो भी विश लिस्ट बाकी है? जो ये मैं बता रही हूँ ना आर्टिसंस, मेरी मतलब अभी भी मैं उसमें जूझ रही हूँ। अभी भी मेरी कोशिश यही है कि इन सबको मैं कैसे एक प्लेटफॉर्म पे ला सकूं और इनका एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकूं। और कभी फाउंडेशन अगर वहां से मूव भी कर जाए तो दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट टू कैरी आउट देयर ऑपरेशंस। उनको कभी ये रिग्रेट नहीं हो कि मैम ने हाथ छोड़ा तो हम नहीं कर पाए, उनको ये हो कि मैम ने इतना अच्छा सिखा दिया कि अब हम कर पा रहे हैं, कहीं पे भी कर। हाँ, तो आई वांट टू सी देम ग्रो। और उसके साथ में मैं चाहती हूँ कि कम से कम अगले 5 साल में 15 से 25 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के, कि कैसे उनको पास लेकर आऊं, कैसे। अभी तो हमारी कोशिश शुरू हुई है, बहुत टफ है, सिंगल वुमेन आर्मी है मेरी टीम में। अभी मैं ही खुद ही डील कर रही हूँ सारे काम के साथ में। आई कीप ऑन लुकिंग फॉर गुड पीपल कि जो मेरे संग मिलके काम कर पाए, क्योंकि अभी फाउंडेशन उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे वी कैन पे सैलरी, तो इसलिए करती रहती हूँ, कुछ अपने आप से ही करती रहती हूँ। अगर इंटेंट अच्छा है तो मंजिल भी मिल ही जाती है, क्योंकि आप जब भी लोगों से बात करते हो तो उसमें आप हमेशा यही ढूंढते हो कि अगर कहीं भी कोई भी ऐसा सोर्स है उससे कनेक्ट हो जाओ, वहाँ की महिलाओं को आप कैसे भी हेल्प पहुंचा दो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो डू शेयर whoever needs this and show your love to our channel and this episode. Thank you so much. Thank you.